मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी सामने आई है जिसने भारतीयों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। ये स्टडी बता रही है कि देश में 2019 में 7 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जबकि इस समय ये संख्या अब बढ़कर 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। भारत में अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी एक से दूसरे को ना फैलने वाली बीमारियों का भार बढ़ गया है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी बीमारियां आम हैं। लैंसेट ने इस सर्वे में 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया था। 31 राज्यों में यह सर्वे कराया गया था, जिसमें शहरी इलाके के 33,537 लोगों को शामिल किया गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में 79,506 लोगों को शामिल किया गया था। कुछ विकसित राज्यों में यह नंबर स्थिर है, जबकि दूसरे राज्यों में तेजी से यह बढ़ा है, जो कि चिंता की बात है। इस स्टडी में पाया गया कि गोवा, पुडुचेरी, केरल में डायबिटीज के मरीजों की संख्या ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि इस पर तुरंत कदम उठाने की इस वक्त जरूरत है। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं? खासकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल में प्री डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गोवा में अगर नजर डालें तो प्री डायबिटीज के मरीजों की संख्या जो है वो 26.4 डिग्री है और 4% है, माफ कीजिए। और पुडुचेरी में इसकी जो संख्या है वो करीब डायबिटीज के मरीजों की 26.3% है और प्री डायबिटीज के मरीजों की संख्या 25.8% है। केरल में 25.5% ये संख्या है और 8.3% प्री डायबिटीज हैं केरल में। चंडीगढ़ में ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि करीब वहां के लोग जो प्रभावित हैं डायबिटीज से वो 20.4% हैं और जो संख्या प्री डायबिटिक्स की है वो 15.6 है। दिल्ली में 17.8% और प्री डायबिटिक्स 18%। तमिलनाडु में 14.4% और प्री डायबिटिक्स 10.2%। पश्चिम बंगाल में 3.4% और प्री डायबिटिक्स की संख्या 23.5% बताई जा रही है। सिक्किम में यह आंकड़ा है 12.8% का और प्री डायबिटिक्स वहां पर हैं करीब 31% से कुछ ज्यादा। पंजाब में 12.7% और प्री डायबिटिक्स हैं 8.7। हरियाणा में 12.4% और 18.2%। डायबिटीज के अलावा और दूसरी ऐसी कई बीमारियां हैं जो चिंता का सबब बनी हुई हैं। इन आंकड़ों पर भी अब नजर डाल लेते हैं। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो करीब 10 करोड़ के आसपास हैं गोवा में, जो और गोवा में ये 26.4% बताए जाते हैं। प्री डायबिटीज के मरीजों की जो संख्या वो 13 करोड़ के आसपास है और सिक्किम में ये आंकड़ा 31% का है। हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या करीब 31 करोड़ के आसपास है और पंजाब में जो ये आंकड़ा है वो 51% के आसपास है। मोटापे यानी कि ओबेसिटी की वजह से जो लोग प्रभावित हुए हैं वो करीब 25 करोड़ बताए जा रहे हैं। पुडुचेरी में इस ओबेसिटी की वजह से करीब 53% लोग प्रभावित हुए हैं, वो ओबेसिटी के मरीज हैं। पेट का मोटापा भी एक चिंता का विषय है, चिंता का सबब है। करीब 21 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। पुडुचेरी में इसकी जो संख्या है वो करीब 31% है। तो ये एक बड़ी स्टडी सामने आई है जो हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर शहरी इलाके, दोनों में ये किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और क्यों अब राज्य सरकारों को जागना चाहिए और एक तरह से एक इंटरवेंशन की, स्टेट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन्स डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर RM अंजना और एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर निखिल टंडन। डॉक्टर अंजना और डॉक्टर टंडन दोनों ने इस स्टडी में अब काम किया। इस स्टडी में दोनों शामिल थे। साथ ही डॉक्टर शिव कुमार सरीन, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के सीनियर प्रोफेसर और HOD हेपेटोलॉजी। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत अगर मैं डॉक्टर अंजना आप लोगों से करूं तो आम लोग, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो आम दर्शक हैं, जो इस वक्त हम सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये स्टडी क्यों चिंता का सबब या चिंता का विषय हो सकती है?
सो व्हाई इज इट अ कॉज फॉर वरी, आप पूछ रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस नंबर्स से ये नंबर्स बढ़ गया। लास्ट टाइम हमने 7 करोड़ लोग के लिए रिपोर्टेड है डायबिटीज प्रेवलेंस, और अभी तो 10 करोड़ के ऊपर है ये नंबर। सो ये बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्री डायबिटीज नंबर्स भी ज्यादा है। डायबिटीज से प्री डायबिटीज नंबर ओवरऑल ज्यादा है। सो इससे क्या होगा, ये प्री डायबिटीज लोग डायबिटीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, और अबाउट 60% प्री डायबिटीज लोग को डायबिटीज हो जाता है। सो इसीलिए ये कॉज फॉर कंसर्न है, और इंटरवेंशंस हम करना पड़ेगा। डाइटरी या फिजिकल एक्टिविटी इंटरवेंशंस करने से ये नंबर और ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है हमारा फोकस। जी, इस स्टडी में ये पाया गया है, जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि जो प्री डायबिटिक्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर टंडन, इसकी कुछ वजह आप देख रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में कि प्री डायबिटिक्स जो हैं उनके नंबर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा, ये एक तीन तीन कदम है। नॉर्मल शुगर, प्री डायबिटीज और डायबिटीज। तो हम सब जब पैदा होते हैं, बचपन में होते हैं, कम आयु के होते हैं, हम लोग सब नॉर्मल शुगर में होते हैं। उसके बाद समय के साथ जिनको प्रवृत्ति होती है, जिन्होंने अपनी सेहत पे इतना ध्यान नहीं दिया होता है, वो बढ़ के प्री डायबिटीज वाली कैटेगरी में पहुंचते हैं। और उस कैटेगरी से अगर तब भी ध्यान ना दिया जाए, और तब भी जैसे हमारे लाइफस्टाइल पे और ये सब चीजों पे हम ध्यान ना देके, तो उसकी डायबिटीज होती है। आप ये समझ के चलिए, ये एक इसका एक मिडिल स्टेप है। तो संख्या बढ़ने का वही कारण, जो डायबिटीज बढ़ने का कारण है, कि अब हम लोगों की जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, वो पहले आम आदमी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता था। हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट थी वो अलग प्रकार की थी। जो अर्बनाइजेशन की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से, जो हम दिनचर्या की कार्रवाई थी जो स्वयं अपने हाथों से करते थे, वो कुछ हद तक अब मैकेनाइज हो चुके हैं। स्ट्रेसेस हमारे बढ़ चुके हैं, और खान पान में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। तो इस कारणवश ये आप सोचिए, एक इस डगर पे हम लोग निकल चुके हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें ये रिवर्सिबल है। मतलब हम ये चाहेंगे, प्रयास करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, नियमित रूप से खान पान पे ध्यान देंगे, व्यायाम करेंगे, और किसी ना किसी प्रकार से स्ट्रेस में कमी लाएंगे, तो ये जो हम डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं वो हम रोक सकते हैं, और ये नंबर और नहीं बढ़ने चाहिए। तो ये प्रयास हमारा जारी रहे। डॉक्टर सरीन, बहुत एक बेसिक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि अब सिम्टम्स क्या है, कौन कैसे ये समझ सकता है कि वो प्री डायबिटिक है और उसे अब एहतियात बरतने की जरूरत है? मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं कि डायबिटीज मेरी समझ से क्यों हो रही है या क्यों इतनी बढ़ रही है। इसका कोर जो है, ये स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो दोनों हमारे पैनलिस्ट हैं उन दोनों ने बहुत बड़ा काम किया, आईसीएमआर ने और कंट्री ने। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हो क्यों रहा है। लिवर इज द कोर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। मेरे विचार से डायबिटीज एक तरह से लिवर की बीमारी है। तो लिवर में नॉर्मली 5% से कम फैट होती है। अगर वो फैट 10% या उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब फैटी लिवर हो जाए, तो उसमें इंसुलिन जाकर के सेल्स में काम नहीं करती। तो पैंक्रियास को और इंसुलिन बनानी पड़ती है, और बनानी पड़ती है सारा टाइम। धीरे धीरे करके ओवर ईयर्स पैंक्रियास के सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और प्री डायबिटीज और सब्सिक्वेंटली डायबिटीज के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर हम इस बात को समझें कि ये डायबिटीज का एक जेनेसिस फैटी लिवर से है, तो एक सवाल क्लियर हो जाए। दूसरा, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मेरा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, फटाक से एक दवाई ले लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि ये आया कहाँ से। तो जब लिवर में फैट इतनी हो जाती है कि वो उसको संभाल नहीं पाता, तो वो ब्लड में आ जाती है। तो वो अगर किसी को भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, तो उसका जेनेसिस सोर्स फैटी लिवर है। फिर ये फैट जा करके आपकी आर्टरीज या हार्ट में जमा होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट डिजीज होने लगती है, स्ट्रोक होने लगता है, किडनी डिजीज होने लगती है। तो अगर हम आज देखें कि भारत में 31 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, या 10 करोड़ को डायबिटीज है, 15 करोड़ को हमारे यहाँ प्री डायबिटीज है,
तो सबका जेनेसिस जो है फैटी लिवर है, जो भारत में लगभग 1/3 की पॉपुलेशन में है। तो हम अगर इसको समझ लें कि लिवर से फैट निकल जाए, और अभी देखिए सेंट्रल ओबेसिटी भारत में उन्होंने बताया कि पेट मोटा 35 करोड़ लोगों का, मतलब भारत के 1 in 3 आदमी का पौंज निकली हुई है। तो उसको अगर हम सेटल कर लेंगे तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट उसके अंदर बहुत मेजर हम जो है उसके अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। पर ये समझ की बात है कि क्यों हो रही है और कैसे रोकें, और शायद जैसे डॉक्टर टंडन कह रहे हैं उसको रिवर्स भी कर सकें। तो रिवर्स करने का तरीका डॉक्टर टंडन क्या हो? क्या हम अपने खाने पीने के तरीके, अपने जीने के तरीके में बदलाव लाएं? आजकल की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, जो स्ट्रेस है, उस पर काबू पाना तो एक तरह से लगता है मुश्किल है, लेकिन क्या यही वो छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव किए जाने चाहिए ताकि आगे चलकर इन आंकड़ों में किसी का नंबर ना शामिल हो जाए? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऐसा होता है खाने पे सबसे पहले ना हम लोग ये आमतौर पे जो जनता की सोच है कि नहीं, मैं तो चीनी नहीं खाता, मैं तो चाय में चीनी नहीं डालता, मैं तो मिठाई नहीं खाता हूँ। लेकिन खाना केवल चीनी से ही संबंधित नहीं है। जो हमें समझना पड़ेगा, खाने की भी 3-4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसपे सब में ध्यान देना आवश्यक है। एक, टोटल मात्रा खाने की। ज्यादा खाएंगे तो उससे ऑब्वियसली वजन बढ़ेगा। किस प्रकार की चीजें खाएंगे उसमें, हाँ, चीनी हो गई, व्यसा हो गई। डॉक्टर साहब ने ऐसे, डॉक्टर सरीन साहब ने ऐसे बताया, अगर व्यसा की मात्रा बढ़ेगी तो व्यसा जाके हमारे जिगर में जाके वहां पे पहुंच के तो लिवर में फैट आएगा, उससे दिक्कत आएगी। हम उस खाने को बांटते किस प्रकार हैं? कई लोग ऐसे हैं कि एक बड़ा खाना खा के निकल जाते हैं, फिर रात को ही खाते हैं। कुछ लोग हैं जो उसे विभाजित करके खाते हैं। विभाजित करके खाना बेहतर है। और उसी प्रकार समय का ध्यान रखना, बहुत देर में खाना, बहुत जल्दी खाना, ये सब चीजें ना करके समय अनुसार। देखिए, हमारी जो पुरानी पद्धति थी वो सब एक्चुअली इन सब चीजों के लिए बहुत ही हमें अच्छी सलाह मिलती थी। अब क्योंकि परिस्थिति, जैसे आपने कहा, स्ट्रेस भी बहुत हो गया है, बहुत सारी दिक्कत आ गई है, उसकी वजह से हमारी ये प्रणाली में परिवर्तन आया है। स्ट्रेस को पहचानना आवश्यक। आपने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा, मुश्किल है, लेकिन उसको अनदेखा करना भी ठीक नहीं है। उसका प्रयास तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हम योग के जरिए से करें, चाहे मेडिटेशन के जरिए से करें। लेकिन ये ध्यान में रखना आवश्यक है, स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है, उसे नापना मुश्किल है, इसलिए हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना आवश्यक है। और शारीरिक रूप से भी हमें, जिसे कहते हैं व्यायाम, चाहे वो आधे घंटे का सैर क्यों ना हो और चुस्ती के साथ सैर क्यों ना हो, वो एक नियम, नियम कायदे के साथ अपनी दिनचर्या निकालना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होगी कि एक नियम, एक अनुशासन, वो हमारे जीवन में रहेगा तो इन सब चीजों से हमें मुक्ति भी मिलेगी और हमें इसे प्रिवेंट भी कर सकते। जिस नियम और जिस डिसिप्लिन की आप बात करें डॉक्टर अंजना, क्या ये डिसिप्लिन, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त, क्या ये डिसिप्लिन बच्चों में या बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तो स्कूल में ही ये डिसिप्लिन होना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अभी तो 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स हो रहा है, 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स हो रहा है, और इतना मैथ, साइंस, ये सब पढ़ना है। इसके लिए हम स्कूल में एक क्लास ऑफन कैंसिल हो जाता है, ये है पीटी क्लास। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये मैथ साइंस नहीं, पर फैक्ट इज यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। ये बच्चे के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब्जेक्ट नॉलेज ही हो सकता है। इस एज में ये डिसिप्लिन होना चाहिए। स्कूल्स में हेल्थी कैंटीन और हेल्थी ऑप्शंस होना चाहिए। बस ये समोसा और हाई कैलोरी स्टफ, ये लॉट्स ऑफ टाइम्स बस यही है कैंटीन में। हेल्थी ऑप्शंस होना चाहिए। ड्यूरिंग स्कूल और आफ्टर स्कूल भी पेरेंट्स भी ये एनकरेज करना पड़ेगा। बॉयज एंड गर्ल्स रनिंग, प्लेइंग गेम्स, ये सब बहुत बहुत आवश्यक है बच्चे के लिए एज दे ग्रो। और ये हैबिट्स तो यही बच्चे अडल्ट होता है ना, दिस विल कैरी ऑन इनटू अडल्टहुड, ये हेल्थी बिहेवियर। इस टाइम, ये चाइल्डहुड और एडोलेसेंट टाइम
बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा फोकस पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट्स, ये सब कुछ टीम होके ये करना पड़ेगा फॉर स्कूल्स एंड चिल्ड्रन। जी फोकसिंग लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस इन दैट एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तरह से आपकी ये रिपोर्ट सबको अलर्ट भी करती है। बहुत कम वक्त है, इसलिए चलते चलते आप तीनों से एक ही सवाल कि इस रिपोर्ट में इंटरवेंशंस की बात की गई, स्टेट इंटरवेंशन की बात की गई। डॉक्टर सरीन, बहुत एक सेंटेंस में आप कहें तो अगर स्टेट इंटरवेंशन की इस वक्त ज़रूरत पड़े तो वो क्या हो सकती है? बॉटम अप अप्रोच चाहिए कि हर आशा वर्कर, हर एएनएम, सीएचसी, पीएचसी के हर व्यक्ति को ये समझना है, और आपके टीवी के माध्यम से हर व्यक्ति को समझना है कि अगर मोटापा है या अगर डायबिटीज है तो उससे बचना है। और एक रूल ऑफ 80 है कि मैं जितना खाता हूं उसका 80% खाऊं, 80 मिनट विगरस एक्सरसाइज करूं, अपनी वेस्ट को 80 से ऊपर नहीं जाने दूं, और हाँ, 8 बजे के बाद ना खाऊं और कम से कम 8 घंटे की नींद लूं। अगर ये सारे दिनचर्या के नियम करें तो स्टेट और इंडिविजुअल, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है। जी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अवेयरनेस है और आप लोगों को आगाह करना है, पर बीमारी ना होने दें। जी, एक तरह से बहुत सही कहा आपने कि ये लैंसेट की जो ये रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं डॉक्टर अंजना, डॉक्टर टंडन, आप लोगों की सबको अलर्ट करती है, हमको आपको कि आने वाले कल को अगर हमें स्वस्थ कल चाहिए तो हमें इस वक्त अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खान पान के तरीक़ों में बदलाव करना होगा। और ये एक तरह से एक रेड फ्लैग भी है कि सुधर जाइए, नहीं तो आपका आने वाला कल स्वस्थ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर टंडन, डॉक्टर अंजना और डॉक्टर सरीन इस चर्चा में शामिल होने के लिए।